Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today we are going to do the lesson The Lost Spring Stories of Stolen Childhood. It is written by Anise Jung. ये लेसन काफ़ी सिमिलर है विद द पोम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम. सिमिलर थीम पर ही बेस्ड है. इस लेसन की ऑथर है एनीस जंग, जैसे मैंने आपको बताया, जो एक इंडियन राइटर है एंड उनके पेरेंट्स भी राइटर्स ही थे. ये लेसन उनकी बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट क्या होता है? इट्स अ पैसेज और अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक. पूरे बुक से एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले लेते हैं उसको हम एक्सर्प्ट बोलते हैं. Let's talk about the title and theme now. Lost Spring here means lost childhood. ऑथर ने स्प्रिंग टाइम को चाइल्डहुड टाइम से कंपेयर किया है. जैसे स्प्रिंग सीजन फुल ऑफ न्यू बिगनिंग्स एंड एनर्जी से भरा होता है, कितना ज़्यादा कलरफुल होता है, वैसे ही चाइल्डहुड भी हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है. थीम्स ऑफ दिस लेसन आर पॉवर्टी एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री एंड चाइल्ड लेबर. ये दो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये लेसन बेस्ड है. हमारे पोम में भी हमने जब पोम पढ़ी थी एलिमेंट्री स्कूल, उसमें भी हमने समझा था कि अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से किस तरह गरीब बच्चे सफ़र करते हैं. जॉब के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपने सर्वाइवर के लिए. वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो बढ़ नहीं पाते. गवर्नमेंट या जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ होती हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो रही है. इस लेसन को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. वो दो अलग अलग स्टोरीज पर बेस्ड है. डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं बट थीम दोनों की सेम है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द समरी. फर्स्ट पार्ट का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेसन. फर्स्ट पैरा में ऑथर जो है हमारी, वो साहिब से पूछती है कि तुम ये रैग पिकिंग का काम यानी कि कूड़ा उठाने का काम क्यों करते हो. साहिब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जो ढाका में रहता था, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान वगैरह आया और उनका सब कुछ वहाँ पर बिखर गया, सब कुछ टूट गया, उनका घर पूरा ख़त्म हो गया, उनका जो बिज़नेस था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर माइग्रेट या फिर शिफ्ट करना पड़ा. और अपने सर्वाइवर के लिए ये काम, ये जो रैग पिकिंग का काम है वो करना पड़ रहा है. काम था क्या? बेसिकली कूड़े के ढेर में से कुछ यूज़फुल ढूंढना एंड देन गार्बेज को डंप कर देना. तो साहिब ने कहा मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं. ऑथर पूछती है स्कूल क्यों नहीं जाते हो. साहिब आंसर देता है स्कूल होना भी तो चाहिए, तो जब बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा. ऑथर उसे बोलती है ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनवाऊं तो क्या तुम आओगे. साहिब सेड येस व्हाई नॉट, एंड दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं. कुछ टाइम बाद जब साहिब ऑथर को देखता है या उसको दोबारा वो दिखती है तो वो खुशी से उनके पास आता है और पूछता है क्या आपका स्कूल बन गया. ऑथर के पास इसका कोई जवाब नहीं था. फिर भी वो बोलती है कि एक स्कूल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है. बट इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि मैंने ऐसा क्यों प्रॉमिस किया जो मैं पूरा ही नहीं कर सकती. मैंने ऐसा वादा भी क्यों किया उस बच्चे से. उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि ऐसे कितने प्रॉमिसेस और लोग भी इन बच्चों से करते हैं, इन बच्चों को उम्मीद देते हैं, बट पूरा कोई भी नहीं करता और कुछ भी नहीं करता इनके लिए. अब इस तरह से काफ़ी टाइम बाद ऑथर ने साहिब से उसका नाम पूछा, क्योंकि वो दोनों रोज़ मिलते, मतलब एक दूसरे को देखते रहते थे. तो एक बार उस ऑथर ने उसका नाम पूछा. मज़े की बात ये थी कि उसका नाम उसके काम से काफ़ी ऑपोजिट था. आयरॉनिकल सिचुएशन है और ये क्वेश्चन भी आता है कि बट इज़ द आयरनी इन साहिब्स नेम. उसका पूरा नाम था साहिब आलम. इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. अपने नाम का रियल मतलब भी नहीं जानता था वो. नाम साहिब आलम, बट बेचारा पूरा टाइम बेयरफुट, मतलब बिना फुटवेयर के घूमता था. ऑथर वहाँ और भी बच्चों की कंडीशन देखती है. किसी ने बिना मैचिंग के जूते पहने हैं, किसी के पास जूते है ही नहीं, कोई जूतों के लिए तरस रहा है कि उसको कहीं से भी वो मिल जाए. ऑथर को रियलाइज़ होता है कि बेयरफुट रहना यानी कि नंगे पैर रहना इन लोगों का ट्रेडिशन बन चुका है. और ये एक एग्जाम्पल है टू लर्न फ्रॉम दीज किड्स, जो अपनी कंडीशन में, जैसे भी कंडीशन है उसमें किस तरह से खुशी से रहना है वो हम इनसे सीख सकते हैं. अपनी कंडीशन को एक ट्रेडिशन बना देना बहुत बड़ी बात है कि अब उनको ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए कल्चर बन चुका है बेयरफुट रहना. इस पर ऑथर को एक बात याद आती है अबाउट अ बॉय फ्रॉम यूडीपी जो रोज़ प्रेयर करता था अबाउट द शूज़ कि वो उसको मिल जाए.
उसके फादर वहीं उस मंदिर में एक प्रीस्ट थे, पंडित थे। 30 इयर्स बाद जब ऑथर दोबारा उस जगह पर विजिट करती है तो वो देखती है कि वो जगह काफ़ी डेवलप है और ऑलमोस्ट अब सबके पास ही शूज़ हैं। जब वो इतने टाइम बाद जा रही है और वो देखती है कि हर बच्चा अब शूज़ अफोर्ड कर पाता है, यहाँ की जो कंडीशन है पहले से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। ऐसा लगता था कि मानो सच में भगवान ने उस बॉय की प्रे सुन ली हो। लेकिन साहिब जैसे बच्चों की तो विशेष भी पूरी करने वाला कोई नहीं है। ऑथर कहती है कि उसको ऐसा लगता है कि गॉड भी शायद इनकी कंडीशन पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनकी कंडीशन जैसे पहले थी वैसे ही अभी है। ऑथर अब सीमापुरी की बात करती है। अब सीमापुरी क्या है? जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर है, मतलब दिल्ली के बॉर्डर के आसपास वाले एरिया पे है। साहिब जैसे कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, ये सब ढाका के ही माइग्रेंट्स है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, मैंने आपको बताया था, ये वहीं से आए हैं। सीमापुरी जो है तो दिल्ली के पास, लेकिन दिल्ली जैसी डेवलपमेंट से बहुत दूर है। या ना तो प्रॉपर सीवेज फैसिलिटीज़ हैं, ना ही प्रॉपर स्पेस है। फिर भी 10,000 रैक पिकर्स यहाँ पर रह रहे थे, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं, बिना परमिट के रह रहे हैं, इलीगल तरीके से। बट राशन कार्ड ज़रूर है इनके पास, क्योंकि वो भी किसने बनवाए? वोटर्स ने। उनको वोट चाहिए होता था, इनको भला फुसलाकर इनके राशन कार्ड तो बनवा दिए कि भाई इनको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए और हमें वोट चाहिए तो हमें वो मिल जाएंगे। इन लोगों के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा फूड मैटर करता था। 2 वक्त का खाना मिल जाए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सब एक ही काम करते हैं वहाँ पे, सब लोग बेसिकली रैक पिकिंग के ही काम में इन्वॉल्व थे। लेकिन बच्चे और बड़े दोनों के लिए इस चीज़ का मीनिंग अलग था। बड़ों के लिए ये एक मजबूरी थी, सोर्स ऑफ सर्वाइवल था, उनको जीने के लिए करना पड़ रहा था। उनको पता है ये काम इतना अच्छा नहीं है। लेकिन साहिब को एक बार 10 रुपये का नोट मिला तो उसकी ना उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई कि हमें तो बहुत कुछ और मिल सकता है। तो उनके लिए ये गार्बेज एक वंडर से कम नहीं था, एक गेम से कम नहीं था। तो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए काम सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों की फीलिंग्स उस काम से रिलेटेड अलग अलग है। साहिब को टेनिस का बहुत शौक था, वो बेचारा उस गेम को देखकर ही खुश हो जाता था। साहिब बताता है कि जब कोई भी नहीं होता है ग्राउंड में तो गार्ड उसको टेनिस क्लब में जाने देता है, एटलीस्ट वहाँ पे झूले झूलने के लिए उसको अलाउड कर देता है। उसने टेनिस शूज़ भी पहने होते हैं जो किसी ने उसे शायद डोनेट किए थे। बेसिकली वो एक अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज़ थे जिसमें एक छोटा सा होल हो गया था। उस अमीर के लिए तो वो होल हो गया तो वो जूते खराब हो गए, लेकिन साहिब जैसे लड़कों के लिए वो उनका ड्रीम कम ट्रू था। कुछ समय बाद साहिब एक मिल्क बूथ पर, यानी कि चाय की स्टॉल पर शायद काम करता हुआ नजर आता है। उसने अब एक स्टील का कैन उठा रखा है। साहिब ऑथर को बताता है कि वो एक स्टॉल पर, टी स्टॉल पर काम करता है। उसे यहाँ पे 800 रुपये मिलते हैं महीना और उसका 3 भर जो पूरे दिन का खाना है उसे वो भी मिलता है। जब ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, क्योंकि साहिब के फेस पर वो पहले जैसी खुशी नहीं थी। स्टील का ये कैन उसे प्लास्टिक के बैग से भी बहुत ज़्यादा भारी लगता है। रीज़न ये है कि नाउ ही इज़ नॉट द ओनर। अब वो अपना ही खुद का मास्टर नहीं है, वो किसी के अंडर काम कर रहा है। तो वो खुशी नहीं है जो उसे रैक पिकिंग में मिलती थी, वो फ्रीडम नहीं है जो पहले उसके पास था, वो कहीं अब खो गया है। इसीलिए साहिब की खुशी भी कहीं ना कहीं खो गई है। सो दिस इज़ पार्ट 1। जो स्टोरी हम लोगों ने अभी पढ़ी वो साहिब के बारे में थी। मूविंग ऑन टू द पार्ट 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी है मुकेश की, जिसकी फैमिली बैंगल मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा बैंगल मेकिंग का काम करती है। बट स्टोरी के बिगनिंग में मुकेश जो है वो बताता है दैट ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। जब ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कार चलाना आता है, तो वो कॉन्फिडेंटली बोलता है वो ज़रूर सीखेगा, उसे अभी तो नहीं आती पर वो सीखेगा। बट उसका ये सपना एक मिराज की तरह था, मतलब अनसर्टेन था। मिराज हमारी कल्पना है जो रियलिटी में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसका एक ड्रीम भी ऐसा ही था। वो फिरोज़ाबाद में रहता है जो एक फेमस जगह है फॉर मेकिंग बैंगल्स। यहाँ बरसों से जनरेशन्स, जो पीढ़ियाँ हैं चलती आ रही है, वो इसी काम में बिजी हैं।
वहाँ कोई भी नहीं जानता था दैट लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों का ऐसी फैक्ट्रीज में काम करना इलीगल है, यानी कि अलाउड नहीं है। फैक्ट्रीज में काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, प्रॉपर लाइट भी नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों की आईज खराब हो सकती हैं या वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। मुकेश जब ऑथर को अपना घर दिखाता है तो वो जस्टिफाई करने के लिए बोलता है कि अभी ये कंस्ट्रक्शन में है, अभी रीबिल्ड होगा, बट वहाँ की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। स्टिंकिंग लेन्स हैं, टूटे पुराने घर, कोई विंडो नहीं है जहाँ एनिमल्स और ह्यूमंस साथ में एक ही जगह पर रहते हैं। जैसे मुकेश घर में एंटर करता है तो एक साइड पर एक फायरवुड यानी कि चूल्हे पर एक औरत घूंघट में पूरी फैमिली के लिए डिनर जो है वो बना रही होती है। उससे धीरे उसके धुएं से उसकी आईज काफ़ी जल रही थी, बट फिर भी उसने ऑथर को एक स्माइल देकर ग्रीट किया। और वो जो औरत थी वो मुकेश की बड़े भाई की वाइफ थी। जैसे ही कि घर के बड़े आते हैं वो एक वॉल के पीछे छुप जाती है। टिपिकल ट्रेडिशन यहाँ फॉलो हो रहा है, जैसे औरतों को अलाउड नहीं होता है बड़ों के सामने, पहले टाइम पे अलाउड नहीं था कि जब घर के मेन लोग आ जाते हैं, मर्द लोग आ जाते हैं, बड़े कोई आ जाते हैं तो आप उनके सामने नहीं जाओगे। मुकेश के फादर जो पहले एक टेलर थे, बाद में एक बैंगल मेकर, इतने स्ट्रगल के बाद भी घर अपना रीबिल्ड नहीं करवा पाए, ना ही बच्चों को स्कूल भेज पाए, बस एक चीज़ सिखा पाए उनको, जो कि थी बैंगल मेकिंग। ऑथर जब मुकेश की ग्रैंड मदर से बात करती है तो उनके अकॉर्डिंग ये सब कर्म है, उनका कर्म है, ये उनकी डेस्टिनी है एक तरह से, कि हम सब इसी काम में हैं और ये लीनिएज जो है, ये जो चलती आ रही है परंपरा, या जो ये पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा है, ये गॉड गिवन है, ये तोड़ी नहीं जा सकती। तो इसको आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं लोगों की नैरो थिंकिंग है यहाँ पर, उसका एक और एग्जाम्पल है ये। इन लोगों की आइस को आदत हो चुकी है डार्क सराउंडिंग्स की, ये काम कर करके वहाँ पे डार्कनेस में इनको रहने की आदत हो चुकी है। अब वहीं पर एक गर्ल सविता जो बैंगल मेकिंग का प्रोसेस अच्छे से एग्जामिन कर रही थी, ऑथर सोचती है कि क्या ये एक्चुअली बैंगल्स का इम्पोर्टेंस जानती भी है ये लड़की, क्योंकि उसको पता है उसको आगे इसी काम में जाना है, तो वो वहाँ पे बैठे हुए देख रही थी। इंडियन विमेंस का सुहाग जो होता है, मतलब इंडियन विमेंस के जो वेडिंग के बाद एक तरह का एक सिंबल है ये बैंगल्स उनके लिए। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो इन्हीं बैंगल्स के साथ हैंड्स में हेना लगाकर, मेहंदी लगाकर उनको ब्राइड बना दिया जाता है और भेज दिया जाता है। ऑथर को मुकेश का घर थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा। उसके घर के लोगों से जब वो बात करी थी तो उसे ये रियलाइज होता है कि वो काफ़ी सैटिस्फाइड है अभी तक जो भी उन्होंने किया है, या जो भी वो बैंगल मेकिंग से अर्न कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है घर बनवा देना, और मुकेश के पापा को लगता है कि मैंने अगर एक घर बनवा दिया तो मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है, क्योंकि कितने लोगों के पास तो वो भी नहीं है, वो इस बिज़नेस से एक घर भी नहीं बना पाए। एटलीस्ट मैंने एक घर तो बना दिया, एक छत तो दे दी अपनी खुद की, चाहे वो जिस भी कंडीशन में हो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जो भी उनको छोटा मोटा अर्न कर पाते हैं वो इस बैंगल मेकिंग से, वो काफ़ी सेटिस्फाइड है अपनी इस लाइफ से। तब ऑथर उन्हें सजेस्ट करती है कि आप सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते जिससे एक अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाए। तो उन्हें आंसर मिलता है कि अगर वो ऐसा करना भी चाहें तो जितने भी पावरफुल अथॉरिटीज़ हैं या करप्टेड लोग हैं वो उन्हें सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, या फिर इस काम को इल्लीगल बताकर उन्हें जेल में डाल देंगे। रियलिटी ये भी है दैट दे हैव नो लीडर। सच्चाई बात ये भी है कि उनका कोई लीडर ही नहीं है। आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो कुछ अलग करने का इनिशिएटिव ले पाए। सब लगे हैं भेड़ चाल में, कोई भी, सबको पता है कि हाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पहला स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश इन सबसे अलग है, अलग सोचता है, एंड उसके सपने भी अलग हैं और सपने देखता भी है। वो अपने सपनों को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड है, काफ़ी पक्का इरादा है उसका अपने सपनों को लेकर कि वो अपने सपने ज़रूर पूरे करेगा। ऑथर एंड में बताती है कि साहिब और मुकेश की लाइफ चाहे अलग अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही तरह की सिचुएशन से बंधी है, जो कि है पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर। साहिब और मुकेश में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि साहिब ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के सामने, मतलब जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, अपने सपनों को गिव अप कर दिया। मुकेश ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी डिटरमाइंड, अपने सपनों को लेकर काफ़ी पक्का है वो, और उसको ऐसा लगता है कि वो ज़रूर इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को चेंज करेगा और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बनेगा। सो इन दो स्टोरीज़ के थ्रू ऑथर हमें ये बताना चाहती है कि कैसे पॉवर्टी
या सही मौके ना मिलने की वजह से लाइफ किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है। सो दैट्स वाई इन दोनों ने ही अपना बचपन सेक्रीफाइस किया है। दैट्स वाई इस स्टोरी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग या फिर लॉस्ट चाइल्डहुड। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर क्वेश्चन आंसर्स विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज देयर, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड read the question answer. Stay tuned for the next video.